नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 128 है। पार्ट नंबर 127 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है आपको 58 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 58 आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए 7 को क्या करते हैं, 7 में क्या करते हैं तो 7 का देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर कर देंगे। जब 7 का स्क्वायर करेंगे और 9 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो 7 49 होता है, ठीक है। और 49 में क्या करते हैं, 9 को जोड़ देंगे और तो 9 दूनी का 18, ये 8 हो गया, हाथ में ले हो गया, 5 हो गया। देखिए 58 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को भी रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 का भी क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो 9 81 हो गया। 81 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 90 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 90 भरा जाएगा। तो 90 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 125 लेकर और 127 हो रहा है, 127 ले 130 हो रहा है, 130 ले 135 हो रहा है, 135 ले 142 हो रहा है, 142 ले 153 हो रहा है। 153 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 125 ले 27 हो रहा है, यानी यहाँ पर आपको प्लस में क्या कर रहा है कि 2 कर रहा है, ठीक है। और 127 ले 30 हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस में 3 जोड़ रहा है। 130 ले 135 हो रहा है, यहाँ पर आपको 5 को जोड़ रहा है। और 135 ले 142 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 7 को जोड़ रहा है, ठीक है। 42 लेकर और 53 रहा है, तो 42 ले 53 रहते यहाँ पर आपको 11 को जोड़ रहा है। तो 11 में देखिए तो 153 आ गया। तो 153 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा, तो 11 2 13 होता है। यहाँ पर कितना गया, 13 गया। यहाँ पर कितना गया, 13 गया। देखिए यहाँ पर सभी क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर 13 जोड़ा जाएगा। तो 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 166 आ जाएगा। कितना गया, 166 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 166 हो जाएगा। तो 166 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दिया है, इन चारों आकृति में से बताना है क्या अन्य से भिन्न, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आकृति आपको एक विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों आकृति में से ना भिन्न कौन सा है, यानी अलग कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ए में दिख रहा है, और देखिए ए दिख रहा है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और नहीं यहाँ पर आपको देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये भी इसमें ऐसे दिख रहा है और इसमें भी आपको ऐसे दिख रहा है 30 3। हाँ ठीक तो है। देखिए यहाँ पर आपको इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए ए दिख रहा है और बी दिख रहा है और डी दिख रहा है। देखिए ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है। इन तीनों जो आकृति है ना, वृत्त के अंदर की जो आकृति है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। जिससे देखिए ए क्या बना रहा है, और 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्या बना है, 90 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपको क्या दिख रहा है, सी में दिख रहा है, जो सी दिख रहा है, सी आकृति, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए इसमें ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, यहाँ पर आपको सीधा आ रहा है, लेकिन ये वाला इधर आ गया, ये वाला इसे नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो जाएगा।
यानी तीनों एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग दिख रहा है यानी सी दिख रहा है। देखिए इसको कैसे लिख देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए बी डी, यहाँ पर डी रखते हैं, डी हो गया, ठीक है, डी डी में, ठीक है ना, आकृति में डी में, देखिए डी में वृत्त रखते हैं, ठीक है, वृत्त को अंदर, ठीक है, यहाँ पर अंदर हो जाएगा, ठीक है, वृत्त के अंदर की, ठीक है, वृत्त के अंदर की आकृति, तो यहाँ पर आकृति हो गया, ठीक है, आकृति यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिखना चाहिए था। देखिए 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण बनाती, ठीक है ना, है। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और डी दिख रहा है, इन तीनों आपको 90 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो सी है ना, ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। तो तीनों एक समान दिख रहे हैं, आपको तीनों में से भिन्न कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए यदि BAT बराबर 58 तथा SHE बराबर 49 है, तब यहाँ बताना है कि SOME बराबर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि BAT तो यहाँ पर 58 लिखा जा रहा है, उसी प्रकार से SHE को क्या लिख रहा है, 49 लिख रहा है, तो उसी प्रकार से बताना है कि सेम यानी SOME को यानी किसके बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर BAT लिख रहा है, 58 कैसे लिख रहा है, यानी सी कई को आपको यहाँ पर 49 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से सेम यानी सोम को लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बी हो गया, ए हो गया और टी हो गया, इनको क्या लिख रहा है, 58 लिख रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एस लिख रहा है, एच लिख रहा है और ई लिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है, तो 49 लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर आपको 49 लिख रहा है, ठीक है। उसी कुछ भाषा में बताना क्या है कि SOME को कैसे लिखा जाएगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए यहाँ पर बी का स्थानीय मान अगर लिखते हैं तो 2 आ गया, ए कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 हो गया, और टी कितने पता है, 20 पता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको जोड़ेंगे, ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 23 आ रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 23 हो गया, अगर गुना करते हैं, देखिए इसको अगर मान लीजिए गुना करेंगे तो 20 दूनी के 40 आ गया, ये तो आना नहीं है, 58 नहीं आ रहा है। जब 58 नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, और इसमें अब दिख रहा है कि बी का क्या करते हैं, विपरीत रखते हैं। जब बी का विपरीत रखते हैं और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, देखिए ये विपरीत हो गया, ये भी विपरीत, ये भी विपरीत, यहाँ पर आपको विपरीत में रखते हैं, जैसे विपरीत, देखिए अब विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत है। जब बी का विपरीत लिखेंगे तो बी कितने पता है, 2 पॉप, तो 2 का विपरीत यहाँ पर जैसे बी का विपरीत लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो विपरीत यहाँ पर आपको कितना आ गया, 25 पा जाता है, ठीक है। अगर ए का विपरीत कितना आ गया, जेड है, तो जेड कितने पता है, 26 पता है, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। विपरीत क्या हो गया, तो टी 20 पता है, इसका विपरीत क्या हो गया, तो 7 हो गया। अब इनको आपस में क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे, तो 25 दूनी के 50 है, 50 इसमें हो गया, 50 है, 50 है, 57 58, यहाँ पर कितना गया, 58 आ जाएगा। देखिए इन सबको क्या करेंगे, स्थानीय मान नहीं, स्थानीय मान के विपरीत लिखेंगे, स्थानीय मान के विपरीत लिखेंगे तो आपको जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी रखेंगे। देखिए एच का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, 19 का विपरीत क्या, एच का विपरीत 19 आ गया, ई का विपरीत यहाँ पर 22 आ गया, ठीक है। अब इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। ये क्या दिख रहा है, विपरीत है, विपरीत हो गया, ठीक है ना। इन सभी अक्षर का विपरीत लिखे हैं, ठीक है, विपरीत लिखकर जोड़े हैं तो 49 आ गया। उसी प्रकार से इन सब का भी क्या करेंगे, विपरीत रखेंगे। देखिए एस का विपरीत कितना हो जाएगा, तो एस का विपरीत यहाँ पर आपको 8 आ जाएगा, ठीक है। और ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी 12 आ गया। एम का विपरीत क्या आ गया, 14 आ गया। और ई का विपरीत क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको 22 आ गया। इन सब को भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। देखिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे, 18, देखिए 12 8 22 20 हो गया, 20 से 20 40, 2 42 हो गया, 42 है, 10 है, 42 10 है, 52 52 4 56, देखिए कितना गया, यहाँ पर आपको 56 आ गया। यानी यहाँ पर इसको क्या लिखेगा, 56 लिखा जाएगा। तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं कैसे चल रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको मान लीजिए यही दिख रहा है कि देखिए इन तीनों को अगर मान लीजिए आपस में जोड़ते हैं तो इधर आना चाहिए। तो देखिए 9 4 13, ठीक है ना, 13 4 यहाँ पर नहीं, ये तो 16 लाना है, तो 16 तो आएगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 और 3 6 ये नहीं हो जा रहा है। हाँ 16 तो आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 4 3 7 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, तो 16 तो आइए गया। लेकिन अगर इसको ऐसे रखेंगे, देखिए 25 है, 25 या 5 30 है, 30 है, अच्छा 36, ठीक तो है। देखिए अगर मान लीजिए इसको एक बार जोड़ते हैं, देखिए इन तीनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना, इसको बराबर में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, देखिए 3 दिख रहा है, 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, ठीक है, और 7 एक इसमें डाल देंगे तो 10 हो गया, ठीक है ना, 10 16। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ने के बाद में 16 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 5 को और 6 को और इनको जोड़ेंगे तो 36 आना चाहिए। तो 25 या 5 30 है, 30 या 6 34, हाँ देखिए 36 ये भी आ गया जोड़ने पर, ठीक है, यानी जोड़ने पर आ जा रहा है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए क्या करते हैं 7 को और यहाँ पर 7, यहाँ पर देखिए हाँ 7 है 64, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दूनी की 14 15 गया, इसको अगर मान लीजिए जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, अब 15 गया है। तो यहाँ पर आपको 15 गया, अब 15 में कितना को जोड़ेंगे ना कि यहाँ पर आपको 64 आना चाहिए। तो पहले एक को जोड़ के देखते हैं, तो 15 हो गया, अब 15 में 49 को जोड़ते हैं, तो 5 देखिए 9 4 कितना गया, 9 5 14 हो गया, 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 4 1 5 5 1 6 64 तो आ गया, हाँ आ गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि 49 को जोड़ा जाएगा, ठीक है, 49 को जोड़ा जाएगा। देखिए 3 4 9 इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 16 आ गया, 5 4 नहीं 5 6 25 को जोड़ेंगे तो 36 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए अब 5 7 8 है और 49 को जोड़ेंगे ना तो 64 आ जाएगा, ये 64 आ गया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर 49 हो गया। तो 49 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कवि जो है ना कविता से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मोची जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कवि जो है ना कविता से संबंधित है, उसी प्रकार से मोची को बताना है। देखिए जो कवि है ना कविता लिखता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखता है, लिखता, ठीक है। देखिए कवि कविता लिखता है, उसी प्रकार से मोची क्या करता है, तो मोची सिलता है, क्या सिलता है, जूते सिलता है। तो यहाँ पर आपको ये जूते हो जाएगा, जूते, और सिलता है, सिलता है। देखिए जिस प्रकार से कवि कविता लिखता है उसी प्रकार से मोची न जूते को सिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जूता भरा जाएगा। तो जूता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण में यानी एक घड़ी का प्रतिबिंब यहाँ पर 2:45 समय बजाता है, ठीक है। तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक दर्पण में, मान लीजिए एक दर्पण है, एक दर्पण में घड़ी का समय कितना प्रतिबिंब दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आपको 2:45, तो उसको वास्तविक समय बताना है क्या दर्शा रहा है। इसमें क्या पूछा है, एक घड़ी है, एक घड़ी को जब दर्पण में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2:45 दिखा रहा है, जब दर्पण में देखेंगे तब 2:45 दिखा रहा है, लेकिन हमको वास्तविक समय बताना है कि आखिर कितना हुआ होगा कि दर्पण में इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब वास्तविक समय पूछा है तो इसके लिए क्या होता है, तो दर्पण में तो घड़ी के देखिए यहाँ पर जिससे लिखते हैं घड़ी, ठीक है ना, घड़ी की वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक समय दिखा है, हाँ समय लिखता है वास्तविक समय। तो वास्तविक समय कितना दिखा रहा है, तो 12 में रखेंगे, ठीक है,
पुट्टे 12 हो गया, और 12 में से जितना आता है ना उसको माइनस करते हैं। 12 में से कितना माइनस करेंगे, 2:45। तो यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ गया। 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और 11 में से 9 घटाएंगे, 9 2 11, 11 बज गया। तो यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक समय आपसे पूछा है तो 9 बज के कितना मिनट, ये 15 मिनट। देखिए ये जब यहाँ पर 9 बज के, जब वास्तविक समय है 9:15, जब 9:15 हो रहा है, जब इसको दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2:45 दिखाई देगा। जब 2:45 ये दर्पण में दिख रहा है तो वास्तविक समय क्या दिखाई देगा, तो वास्तविक समय ही पूछा है, तो वास्तविक समय यहाँ पर 9:15। 9:15 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8-9 प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मानव दिया है, पंछी दिया है और पशु दिया है। इन तीनों शब्द को, तीनों में से कौन सा आपको एक कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन हमको मानव दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर मानव को रखते हैं, ठीक है। मानव, मानव के अंदर में यहाँ पर पशु आ जाएगा। जैसे मानव के अंदर में क्या होता है, पशु, पशु को रखते हैं, ठीक है। मानव के अंदर में यहाँ पर पशु आ जाएगा, और पंछी क्या हो जाएगा, अलग हो गया, क्योंकि पंछी आपको उड़ने वाली चीज है, ठीक है ना। ये पंछी, पंछी उड़ने वाली चीज है गई। जैसे देखिए मानव और यहाँ पर पशु दोनों प्राणी है, मानव और पशु दोनों क्या है, प्राणी है। तब मानव के अंदर में यहाँ पर मानव दिख रहा है, मानव के अंदर में यहाँ पर पशु आ जाएगा, लेकिन पंछी क्या हो जाएगा, अलग हो गया, क्योंकि पंछी उड़ने वाली चीज है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन सा पासा नीचे दी गई खुली हुई आकृति के समान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए इनमें से कौन सा पासा, इनमें से कौन सा पासा, ठीक है ना, नीचे दी गई खुली हुई आकृति के समान है। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दिया है। ये प्रश्न आकृति में बताना है कि एक खुला हुआ आकृति पासा है। इसमें बोल रहा है कि एक खुला हुआ पासा हुआ है, क्या हुआ, एक खुला हुआ, जो प्रश्न आकृति है ना, ये प्रश्न आकृति में जो आकृति दिख रहा है एक खुला हुआ पासा है। अब इसमें बताना क्या है कि खुली हुई पासा के समान है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक पासा है ना, जो खुली हुई आकृति के समान है, ठीक है ना, एक समान दिख रहा है। जैसे देखिए जब जैसे यहाँ पर आपको एक खुला हुआ पासा दिख रहा है ना, इसमें जैसे मान लीजिए एक विपरीत होता है। जैसे कौन किसका विपरीत होता है, देखिए अगर मान लीजिए 2 का विपरीत क्या होता है, तो 2 का विपरीत यहाँ पर 5 आ गया, और 1 का विपरीत यहाँ पर 4 आ गया, और 3 का विपरीत यहाँ पर आपको 6 आ गया। देखिए यहाँ पर अगर 2 का विपरीत खोजिएगा तो 5 हो गया, 1 का विपरीत 4 हो गया, 3 का विपरीत 6 आ गया, ठीक है ना। 6 जब विपरीत आ गया, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए विपरीत को रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, 5 को 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर मान लीजिए 3 हो गया। इन सब का विपरीत रखेंगे तो सब का विपरीत यहाँ पर क्या दिखेगा, 2 का विपरीत यहाँ पर 5 आ गया, 1 का विपरीत 4 आ गया, और 3 का विपरीत 6 आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर जब देखेंगे तो इस तरह का आकृति बन गया, एक क्या बना, ये समान बन गया। जैसे एक क्या दिख रहा है, ये समान आ गया, ये समान में आ गया, ये विपरीत में आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको विपरीत हो गया, विपरीत, ठीक है, विपरीत हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि नीचे दी गई खुली हुई आकृति के समान है, यानी ये जी जो आपको समान दिख रहा है ना, जिस तरह से इन बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा जो एक पासा है ना, इसके जैसा आपको खुला हुआ समान दिख रही है। देखिए तो अगर 1 में देखेंगे तो 3 5 6, तो देखिए इसमें कहीं दिख रहा है 3 5 6 1 नहीं दिख रहा है, ये नहीं है। अब फिर देखिए इसमें दिख रहा है कि 1 2 4, देखिए इसमें दिख रहा है 1 2 4, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, इसमें हटाइए। अब बी को देखिए, सी को देखते हैं, तो सी में देखिए 2 5 3, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, नहीं, ये आपको एक समान थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब उसी प्रकार से डी में देखिए तो डी में आपको सही हो जाएगा 1 2 3, देखिए यहाँ पर 1 2 3 एक समान दिख रहा है,
ये क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। तो आपसे वही बोला है कि इनमें से कौन सा पासा नीचे दी गई। तो यहाँ पर आपको ई वाला पासा यानी ऑप्शन नंबर डी जो पासा है ना, वो आपको खुली हुई आकृति के समान दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए आर टी के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, नहीं दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। यदि यानी भी टी के दक्षिण पूर्व में 50 मीटर पर है तो भी आर का सापेक्ष किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते समय बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। जैसे देखिए ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण हो जाता है। ये बोल रहा है कि देखिए आर जो है ना वो टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यानी यहाँ पर आर, तो आर को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, और टी के देखिए टी के दक्षिण पश्चिम में है, तो यहाँ पर टी यहाँ पर रख लेते हैं। टी के दक्षिण पश्चिम में इधर हो गया, ये क्या दिख रहा है, 50 मीटर हो गया है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है देखिए दक्षिण पश्चिम में ही रहेगा, दक्षिण पश्चिम इधर आएगा, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि यदि भी टी के दक्षिण पूर्व में 50 मीटर पर है, लेकिन जो भी है ना भी वो टी के पूर्व में, तो टी के पूर्व और यहाँ पर दक्षिण, तो पूर्व दक्षिण देखिए इधर दिख रहा है, ये कितना है, ये भी आपको 50 मीटर है। तो कौन दिखेगा, भी दिखेगा, ठीक है ना। ये भी 50 मीटर है, ठीक है ना, 50 मीटर हो गया है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि तो भी जो है ना आर की सापेक्षा किस दिशा में, जो भी है भी वो आर की सापेक्षा किस दिशा में है। तो आर से देखिए, आर से किधर दिख रहा है, जो भी है ना आर से किधर दिख रहा है, तो आर से पूर्व दिख रहा है। तो आर से क्या हो जाएगा, ये पूर्व में दिखेगा, तो यहाँ पर आपको पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना, पूर्व हो जाएगा। तो पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आरेख में मालिक, दलाल एवं श्रमिक को दर्शाया गया है। वह क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल एवं श्रमिक तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में मालिक, दलाल एवं श्रमिक को दर्शाया गया है और क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल एवं श्रमिक तीनों को प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको 3 वेन यानी वेन आरेख दिए है, ठीक है, 3 वेन आरेख दिए। इन तीनों वेन आरेख में से आपको क्या बताना है, देखिए तीनों दिया है, जैसे ये मालिक हो गया, ये दलाल हो गया, एक श्रमिक हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे सवाल पूछा कि वो क्षेत्र पहचानिए, मैंने वो क्षेत्र पहचानना है जो मालिक भी हो, यहाँ पर दलाल भी हो और श्रमिक भी हो, तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इस वेन डायग्राम में से बताना है कि मालिक, दलाल और श्रमिक तीनों का आपको संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तीनों यानी एक का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, यानी टी एक ऐसी अक्षर है ना, यानी टी देखिए एक ऐसी अक्षर दिख रही है जो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम रखेंगे दलाल में भी ये दिख रहा है, इसको रखेंगे तो मालिक में भी दिख रहा है, अगर इसमें रखेंगे तो श्रमिक में भी दिख रहा है। यानी टी एक ऐसी अक्षर है जो तीनों का प्रतिनिधित्व करती है, तो टी हो जाएगा। तो टी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोला है कुछ कागज यानी कलम है, यानी कागजात, ठीक है ना, कुछ कागजात जो है ना वो क्या है, कलम है। तो मानते हैं कुछ कागजात यहाँ पर कलम रखते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कलम हो गया, ठीक है ना, यानी कलम, यानी कुछ कलम क्या है, कागजात हैं, तो कागजात को रखेंगे, यानी कागजात हो गया, ठीक है, कागजात है। आगे बोल रहा है कि सभी पेंसिल कलम है, लेकिन सभी जो पेंसिल है ना वो कलम के अंदर है, तो यहाँ पर आपको पेंसिल में रखते हैं, ये पेंसिल हो गया, ठीक है, पेंसिल लिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष यहाँ पर पहला में क्या बोल रहा है, यानी कुछ कलम पेंसिल है, तो कुछ जो कलम है ना वो क्या है, पेंसिल है। हाँ सभी जो पेंसिल है ना वो कलम के अंदर में दिख रहा है, सही तो बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कुछ कागज, नहीं कुछ कलम जो है ना वो कागजात है। हाँ कुछ जो कलम दिख रहा है ना एक कागज कलम है,
ये कुछ कॉलम जो है वो कागजात में दिख रहा है, ये सही तो दिख रहा है, यानी आप ये भी दिख रहा है, यानी दोनों आपको सही होगा। जब दोनों आपको सही होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, यानी दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 960 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है ना, 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रही है, ठीक है। वह समान दिशा की 76 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। यहाँ पर बोल रहा है कि 360 मीटर की एक लंबी ट्रेन है जो कि नहीं 960 दी है और 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो समान दिशा यानी उतनी दूरी लंबी, यानी ये देखिए 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चल नहीं मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो चलती है, तो दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? ये क्या पूछा है, कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ पर तो शब्द दिया है, यहाँ पर पहले इसको निकालते हैं। ये क्या दिया है? 360 दिया है। जब यहाँ पर आपको 360 दे दिया है, इसको जब 360 दिया है तो 5/18 से करेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमको आंसर लेना है, सेकंड में लेना है ना, यहाँ पर सेकंड में लेना है। तो देखिए 18 से भाग 5/18 से भाग करेंगे, 18 दूनी के 36 आ गया, तो 20/5 कितना आ गया? यहाँ पर आपको ये 100 आ गया, 100 मीटर आ गया। जब 100 मीटर प्रति सेकंड आ गया तो सापेक्ष चाल दिया इतना, तो कितना दिया? सापेक्ष, देखिए सापेक्ष चाल, ठीक है ना, तो सापेक्ष चाल को कितना रखते हैं? मान लीजिए 100 आ गया। अब 100 में से क्या करते हैं? 76 को घटाते हैं, ये 76 किलोमीटर प्रति घंटे सेकंड में घटाते हैं, कितना आ गया? ये 24 सेकंड आ गया, 24 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन अब व्यक्ति को पार करने में लगा समय, समय के उल्टे कितना था? देखिए तो समय कितना दे दिया? तो 960 दिया है, और कितना लगा रहा है? 24 सेकंड लगा रहा है। इसको भाग करेंगे तो कितने मिनट में? ये 40 सेकंड में लग रहा है, ठीक है। कितना गया? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य 36.40 और लाभ कितना दिया है? 15% है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसमें बताना है कि विक्रय मूल्य बताइए, यानी विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? विक्रय मूल्य को बताना है कि जो लागत मूल्य है ना वो 36 रुपया है, 36 रुपया 40 पैसा, और यहाँ पर बोल रहा है कि 15 रुपया लाभ भी है, ठीक है। इसको लागत मूल्य बताना है, तब विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य को निकालते हैं, ठीक है ना। ये विक्रय मूल्य हो गया, तब विक्रय मूल्य बराबर कितना दिए? 36.40 दिया है, ठीक है। आप फिर गुने कितना? 115, तो लाभ दिया था 115 कर देंगे, क्योंकि 100 में जोड़ेंगे, फिर बाटा में कितना आता है? 100 आ गया, ठीक है। अब एक इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। जब उन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 41 पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं रखेंगे, ठीक है। 41.86 आ जाएगा, फिर 100 से भाग करेंगे तब यहाँ पर आपको पॉइंट आ जाएगा, यानी 41 पॉइंट कितना गया? ये 86 गया। तो आपसे वही पूछा है कि लागत मूल्य कितना है? तो 41 रुपया 86 पैसा है। तो 41 रुपया 86 पैसा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्षों में धनराशि 8,000 से 12,600 हो जाएगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से, यानी किस साधारण ब्याज की दर से, यानी किस दर से बोल रहा है कि 5 वर्षों में जो धनराशि है ना 8,000 से होकर कितना? 12,600 हो जाएगी, यानी कितने साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 8,000 रुपये 12,600 हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिश्रधन को निकालेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं? मिश्रधन को निकालना होगा, ठीक है ना। देखिए मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन हो गया। यहाँ पर कितना दिख रहा है? मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर कितना दिख रहा है? तो यहाँ पर आपको पी हो गया, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं, अब पी 100 प्लस में यहाँ पर आर और टी हो गया, ठीक है। अब बाटा में कितना होता है? 100 होता है। तो मिश्रधन आपको दे दिया है, कितना दिए? 12,600, ठीक है। अब इसमें गुना कर लेंगे, 100 से गुना करेंगे, फिर बराबर, यानी 8,000 हो गया मूलधन, ठीक है ना। फिर गुना कितना करेंगे? तो देखिए यहाँ पर 100 आर टी, तो 100 को रख लेंगे, फिर प्लस में 5 रखेंगे, क्योंकि 5 वर्ष दिया है। यहाँ पर आपको टी हो गया है, नहीं 5 टी, तो 5 आर, टी को समय तो ले लिए, तो आर बचा है, ठीक है, आर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 300
थोड़ा सा छोटा करते हैं, 300 यहाँ पर 15 आ जाएगा, बटा में 2 आ गया। फिर माइनस करेंगे, मन कितना गया 100 आ गया, बराबर में 5 आर आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना वर्त में कटेगा, तो 157, ठीक है ना, 157 और पॉइंट कितना दिख रहा है 5 आ गया है। फिर बराबर माइनस करेंगे, माइनस कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है, और फिर बराबर में 5 आर आ गया है। जब 157 में से 57 घटाएंगे, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे घटाते हैं, और तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 57 बच गया है, 57 बटा में 5 आर, और तो आर बराबर कितना हो जाएगा 57 बटा में 5 ले भाग कर देंगे तो कितना बच के आएगा, देखिए तो 11.5% आ गया। तो 11.5% इसका आर का माना नहीं दर हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि किस दर से, तो यानी 11.5% दर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।